बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट पर चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो काफ़ी डिस्कशन की एडजस्टमेंट्स के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते क्या हैं। तो डाउटफुल डेट्स बेसिकली ऐसे डेट्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें डाउट होता है कि शायद हमें इनसे पैसे ना मिले। ठीक है, तो दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को अगर सेल की है तो या तो वो बंदे से आपको बिल्कुल पैसे नहीं मिलने, बिल्कुल पैसे आपके मर गए, तो उसको हम बैड डेट्स कह देते हैं। वो डेट्स हमारे जो हैं वो रिसीव नहीं हो सकते, अब उनको हम बैड डेट्स कह देते हैं। जो डेट्स हमें रिसीव नहीं हो सकें उनको हम बैड डेट्स कह देते हैं। और जिन डेट्स के बारे में हमें ख़दशा हो कि शायद रिसीव नहीं होने, ठीक है, उनको हम डाउटफुल डेट्स कह देते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों को समझें कि जो अगर आपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल की है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की किसी को आपने सेल की है, फॉर एग्जांपल इसमें से आपको 2,000 के बारे में लगता है, 2,000 की सेल जिसको की है ना, आपको लगता है ये बंदे इस बंदे का खसारा हो गया, बिजनेस में जो खसारा हो गया और दिवालिया हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो लिहाजा ये 2,000 रुपये तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो 2,000 हमारे जो डेट्स है ना वो बैड हो जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। और जो बाकी डेट्स हैं, अगर आप बकिया जो 3,000 है उसके बारे में आपको लगता है कि जो बाकी 3,000 है ये भी शायद ना मिल सके, जो जहाँ पे शायद वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, वो डाउट जहाँ पे आ जाए उसको हम उन डेट्स को हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। ठीक है, और जिन डेट्स के बारे में आपको हो पक्का श्योरिटी हो कि ये मिल ही जाने हैं, ठीक है, तो उनको हम गुड डेट्स कहते हैं। डेट्स के हमारे डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं। कुछ डेट्स हमारे बैड होते हैं, कुछ डेट्स हमारे डाउटफुल होते हैं, कुछ डेट्स हमारे गुड होते हैं। ठीक है, गुड डेट्स वो हैं जो हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये मिल जाने हैं, ठीक है, हमें श्योरिटी है। और डाउटफुल डेट्स वो होते हैं जिनके बारे में खदशा है कि शायद ये पैसे ना मिले। और बैड डेट्स वो जिनके बारे में पक्का यकीन हो जाए कि ये तो मिलना ही नहीं है, ठीक है, वो बैड हो जाते हैं वो डेट्स। ठीक है, अब इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से है, चाहे हमारे बैड डेट्स हों, चाहे हमारी जो है वो डाउटफुल डेट्स हों, उनकी ट्रीटमेंट दोनों की सेम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको बता देता है कि भाई इतने आपके बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स भी आपका एक्सपेंस है। अगर आपको क्वेश्चन बताता है कि इतने डाउटफुल डेट्स हैं, तो डाउटफुल डेट्स भी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, बैड डेट्स हों या डाउटफुल डेट्स हों, उन दोनों को आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे एक्सपेंस पे लिख देंगे। ठीक है, दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी, हम उनको बैलेंस शीट में अपने सन्ड्री डेटर्स में से लेस कर देंगे, अपने एसेट में कमी कर लें, क्योंकि हमने रिसीव कुछ और करने थे लेकिन ये इनके बारे में खदशा ये रिसीव नहीं होने, तो इनको हम अपने एसेट में से रिड्यूस कर लेंगे, अपने एसेट को कम कर लेंगे, ये शायद हमें रिसीव ना हो, अपने एसेट को हम मिनिमाइज़ कर लेंगे। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है, कन्वेंशन है बल्कि, उसके अकॉर्डिंग ये है कि फ्यूचर में आने वाले जितने लॉसेस हैं ना उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और फ्यूचर में आने वाली जितनी गेंस हैं, ठीक है, उनको हम इग्नोर कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ आ जाती है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज, आपने किसी और वैल्यू पे ख़रीदा हुआ है, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू को देखते हुए आप अपनी बैलेंस शीट्स में एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो कन्वेंशन जो है ना हमारी कंजर्वेटिज्म वाली, उसके ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। तो एसेट्स को हमेशा हम हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड करते हैं जिन पे ख़रीदा होता है, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाते हैं। हम जब देखें कि जब इसको बेचेंगे तो फिर हमें गेन होता है या लॉस होता है, वो एक अलग डिबेट है, हमारी डिस्पोजल के टाइम पे हम देखेंगे। लेकिन हम कन्वेंशन ये कहती है कि फ्यूचर में आने लेकिन मैं वाले नहीं जो कर लॉसेस हैं, सर वो कॉल आई थी इसमें। तो इस कन्वेंशन के मुताबिक हम जो है इन दो ही चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हम फ्यूचर में आने वाले लॉसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, और फ्यूचर में आने वाली इनकम्स और गेन्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी की मैंने मिसाल दी, फ्यूचर में आने वाला एक गेन है ना, आपको लगता है कि 2-3 महीनों बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में आने वाला गेन जो है उसको हमने इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर फ्यूचर में आने वाला लॉस है, आपको लगता है जी मैंने जिसको सेल की है उससे पैसे नहीं मुझे मिलने, वो मेरे डेट्स बैड हो जाने हैं या मेरे डेट्स डाउटफुल हो जाने हैं, ठीक है, तो ये फ्यूचर में आने आपको लग रहा है अभी, ठीक है, फ्यूचर में आने वाली चीज़ है। लेकिन कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहती है कि फ्यूचर में आने वाले जो लॉस है ना उनको आप रिकॉर्ड करें, गेन्स को इग्नोर कर दें। तो उस कन्वेंशन के तहत हम चलते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन पे बेस करती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स वो रूल्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके तहत हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। कन्वेंशंस वो हैं जो कि रिवायात हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो रिवायत अकाउंटिंग की यही चल रही है, कन्वेंशन यही चल रही है
कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करें और गेंस को इग्नोर कर दें। इसी रवायत को हम फॉलो कर रहे हैं और सभी फॉलो करते हैं, ठीक है, कन्वेंशन है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट उसी तरह से होगी, चाहे आपके बैड डेट्स हो चाहे आपके डाउटफुल डेट्स हो, ठीक है। दोनों एक्सपेंस हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाएगा और एसेट में से इनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है ये अब नहीं मिलने में, ठीक है। एसेट की वैल्यू को हम कम कर लेंगे, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक होता है जी, बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देता है डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है? आपने अगर प्रोविजन रखनी है, मतलब कि आपको पता है कि मैंने अगर 10,000 की सेल की है, क्रेडिट सेल की हैं, और 10,000 में से मैंने 500 रुपये डिस्काउंट देना है, ठीक है, मुझे देना ही पड़ना है। आप ऑलरेडी उसकी प्रोविजन रख लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला एक्सपेंस है। आपको पता है जी, हाँ, मैं जब उससे ख़रीदता हूँ तो मुझे भी वह छोड़ता है पैसे कुछ, तो लिहाजा हमें भी कुछ छोड़ने पड़ने हैं पैसे, ठीक है। तो फ्यूचर में आने वाला एक लॉस है ना, एक एक्सपेंस है, उसको रिकॉर्ड करेंगे आप। आपने पहले से तय कर लिया कि भाई हमने जिसको सेल की है ना, उसको हमें 500 तो छोड़ना पड़ना ही है। तो आप पहले से उसकी एक प्रोविजन मेंटेन कर लें, उसका एक रिज़र्व मेंटेन कर लें। इसको रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको प्रोविजन भी कह सकते हैं। आपने पहले से एक रिज़र्व मेंटेन कर लिया, डिस्काउंट प्रोविजन मेंटेन कर ली कि हमें इसको पैसे छोड़ने पड़ने हैं, और ये हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड की तरह इसको हम, हमारा एक्सपेंस है, इसकी दो ट्रीटमेंट्स होंगी। हम जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है उसको हम लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड की तरह का ही है। इसी भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको हम एक्सपेंस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा जो है हम अपने जो डेटर्स हैं, डेटर्स में से जो है इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ है, तरतीब ज़रा सुन लें। क्वेश्चन में अगर बैड डेट्स भी आ जाए आपको, क्वेश्चन में अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आ जाएंगे, एक डाउटफुल डेट्स भी आ जाए, और क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट भी आ जाए, ठीक है, ट्रीटमेंट तो सबकी सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों इकट्ठे आ जाएं और बैलेंस शीट में फिर उनको किस तरह से लिखना है, डिस्काउंट एंड डेटर्स हो उसकी प्रोविजन हो, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन हो, या बैड डेट्स हो, तीनों एक्सपेंस है, तीनों एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और तीनों ने एसेट को कम करना है, तीनों ने एसेट में से सन्ड्री डेटर्स में से लेस ही होना है। ट्रीटमेंट सेम है तीनों की, ठीक है। लेकिन तरतीब कैसे रखेंगे बैलेंस शीट में, तो हम किस तरह से करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में से सबसे पहले हम वो माइनस करेंगे डेट्स जो बैड हो चुके हैं, यानी कि बैड डेट्स को सबसे पहले माइनस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10,000 की सेल है ना, 10,000 में से हम बैड डेट्स पहले माइनस करें जो कि हमें बिल्कुल नहीं मिलने। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर हम वो माइनस करेंगे जो शायद हमें नहीं मिल सकते, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है आपका डिस्काउंट की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बारी आती है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हम जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उसको माइनस करेंगे, वो जितने परसेंट भी होगा ना डेटर का, ठीक है। अब ये परसेंट बाज़ का परसेंटेजेस दी होती हैं, ठीक है। तो परसेंटेजेस के बारे में भी सुन लें किस तरह से करना है। बैड डेट सबसे, याद रखें तरतीब, बैड डेट सबसे पहले नंबर पे माइनस होंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होंगे, और फिर तीसरे नंबर पर डिस्काउंट माइनस होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 5% बैड डेट्स हो गए, तो सन्ड्री डेटर जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल का 5% ले लेंगे, ठीक है। 5% जितना भी बनेगा उसको माइनस करेंगे, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम उसके उसके ऊपर फिर नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। अब कहता है जी, क्वेश्चन में ये भी कहता है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 10% है, ठीक है। फिर जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी ना, उसके ऊपर हमने प्रोविजन लेनी है, उसके ऊपर 10% प्रोविजन लेनी है, ठीक है। और फिर जब प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम डिस्काउंट की परसेंटेज लगाएंगे। अगर डिस्काउंट भी दे देता है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो हम बची हुई वैल्यू पे, जो डिस्काउंट प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई थी जो गुड डेट्स से, उन गुड डेट्स के ऊपर हम जो है डिस्काउंट की परसेंटेज लगा के डिस्काउंट निकालेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, बैड डेट्स की 5% है वो एक्चुअल पे 5% ले लेते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन वो प्रोविजन की 10% है वो 10% फिर एक्चुअल पे ले लेते हैं। वो फिर देखते हैं कि डिस्काउंट की 5% है वो डिस्काउंट को फिर एक्चुअल पे ले लेते हैं। एक्चुअल पे नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आप बैड डेट्स तो ओरिजिनल पे ही लेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, उस बची हुई वैल्यू पे आपने प्रोविजन की परसेंटेज लगानी है। फिर प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, उस बची हुई वैल्यू पे आपने फिर डिस्काउंट की परसेंटेज लगा के डिस्काउंट निकालना। तो ये तरतीब आपने एक याद रखनी है, ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट्स के हवाले से। बहरहाल हम प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में।
उसके बाद लास्ट हमारी है जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ा है, इस तरह से हमारा क्रेडिटर्स का भी मामला होता है। क्रेडिटर्स में क्या है, बेसिकली हमने क्रेडिटर्स से हमें रिसीव होना है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या था कि हमने प्रोविजन रखी थी कि हमें देने पड़ने पैसे डेटर्स को, हमें कुछ छोड़ने पड़ने पैसे दूसरे अल्फाज में। लेकिन जो क्रेडिटर्स की प्रोविजन है उसमें क्या है कि हम प्रोविजन रख रहे हैं कि हमें कुछ रिसीव होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है वो हमें कुछ रिसीव होना है। तो उसके लिए हमारे लिए वो अगर हमें ये बेसिकली डिस्काउंट रिसीव की एक शक्ल है, यूँ समझ लें कि डिस्काउंट रिसीव की तरह कि हमें क्रेडिटर हमें कुछ छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेसिकली क्या होगी, ये हमारे लिए इनकम होगी। ठीक है, और क्रेडिटर्स को हम अब चूंकि हमें कम पैसे देने पड़ने, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू भी कम होगी हमारी बैलेंस शीट में, और हम इसको अपनी इनकम भी बनाएंगे। जिस तरह से हमारा डिस्काउंट रिसीव का केस होता है ना, वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, वही ट्रीटमेंट है इसकी कि क्रेडिटर्स की वैल्यू में कमी करें, और जो डिस्काउंट रिसीव है जहाँ पे वो लिखा जाता है वहीं पे इसको लिखेंगे हम। इसकी ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं जी। एक तो हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे जहां हम डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं वहीं पे हम इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, और जो आपकी लायबिलिटी साइड है वहां पे सैंडरी क्रेडिटर्स में से इसको लेस किया जाएगा, लायबिलिटी को भी रिड्यूस किया जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। अगर यहाँ तक आप लोग किसी एडजस्टमेंट में मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।